नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लोज शेप्ड फिगर के बारे में। क्लोज शेप्ड फिगर का मतलब हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं बंद आकृति। क्या बोल सकते हैं? बंद आकृति। और क्लोज शेप फिगर में हम मोस्टली 2 डायमेंशनल आकृति की बात करेंगे। 2D 3D तो आपको पता होगी। अगर आप लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो वो 2D है। अगर लेंथ ब्रेथ के साथ आप हाइट की बात करते हैं तो 3D हो जाती है। तो जैसे एक पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक टुकड़ा लीजिएगा, वो एक 2D शेप का एग्जाम्पल है। एक सर्कल, जैसे आपके घर में चूड़ियाँ होती है, बैंगल्स, वो 2D है। लेकिन जब आप एक किताब लेंगे वो 3D है, क्योंकि उसमें लेंथ भी है, हाइट भी है, और लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी है। ठीक है। अगर आप फुटबॉल लेंगे तो वो क्या है? वो 3D है। तो 2D में जनरली, जैसे मैंने आपको बोला, अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अ बैंगल, ये कुछ एग्जाम्पल है 2D के। 3D में क्या आएगा? अ बुक इज एग्जाम्पल ऑफ 3D। यू योर सेल्फ इज एग्जाम्पल ऑफ 3D। ये पूरी दुनिया ही 3D है। एंड स्फेयर में आप कोई भी गोला ले सकते हैं, आप फुटबॉल, क्रिकेट बॉल और एनीथिंग, वो सब क्या होते हैं? 3D होते हैं। आज हम 2D में जो बंद आकृति होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लोज शेप, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज शेप। और वो क्या है भैया? देखिए, सपोज आपने एक वन साइड लिया, सपोज मैंने एक साइड लिया, ऐसे एक साइड ले लिया, एक रेखा ले ली, एक लाइन ले ली। एक लाइन से, या इसको मैं वन साइड बोलूँ, सपोज दिस इज अ साइड, वो ए एंड बी, और दिस इज अ लाइन सेगमेंट, यू मे से अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ए बी एक लाइन है, इससे आप एक क्लोज शेप नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद मैंने 2 लाइन ले ली, या 2 लाइन सेगमेंट ले गए, सपोज मान लीजिए ऐसे, या मैं इसको ऐसे करूं, या मैं इसको ऐसे करूं, या मैं इसको ऐसे करूं। कैसे भी आप कीजिए, जब आप 2 साइड्स भी लेंगे ना, तब भी एक क्लोज शेप नहीं बनेगा। क्लोज शेप मेरे का मतलब आप समझ पा रहे हैं? जो चारों तरफ से बंद हो, जो चारों तरफ, जो हर तरफ से बंद हो, उसको क्लोज शेप कहते हैं। इसमें देखिए, इधर से तो बंद है, लेकिन इधर 2 साइड से खुला है, इसमें भी खुला है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स आपको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ क्लोज शेप फिगर इज 3। 1 2 से तो पॉसिबल नहीं है। सबसे कम से कम, या जो साइड्स की संख्या हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम एक क्लोज शेप बना सके, एक बंद आकृति बना सके, वो संख्या कितनी है? 3 साइज चाहिए। जैसे जिसका सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास? त्रिभुज या ट्रायंगल। ये आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल में आप देखिए 3 भुजाएं होती है। अब देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, वो हम बाद में देखेंगे। ये एक क्लोज शेप बना, ये चारों तरफ से, मतलब ये हर तरफ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम नंबर ऑफ साइज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ closed shaped figure, to form a closed shaped figure is 3, and the very first closed shaped figure is triangle। पहला बंद आकृति कौन सा है? वो त्रिभुज है। इसमें सबसे कम भुजाओं की जरूरत पड़ती है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक एग्जैक्ट त्रिभुज बनाएंगे जो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो उल्टा बन रही है, चलो यहाँ बना। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 3 भुजाएं हैं। 3 sides you can call it, AB, then BC, then AC। ये 3 साइड्स हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल के बारे में
या हिंदी में त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में आपको पता है, अ ट्राइंगल हैज 3 sides. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. बहुत बार ये लोग वर्टिसेस ही भूल जाते हैं। 3 साइड्स और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स तो बोलते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है 3 वर्टिसेस ये भूल जाते हैं। ये आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये ए बी बी सी एंड ए सी, दे आर साइड्स। ये क्या है? ये हमारे लिए साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है। एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे? अगर आप एंगल्स की बात करो, एंगल्स क्या है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है। ये देखिए, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। आपने 6th क्लास है उसके में पढ़ा होगा कि टू मेक अ एंगल यू नीड 2 साइड्स। किसी भी एंगल को बनाने के लिए आपको 2 साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये एंगल बी, ये किन 2 साइड्स के मिलने से बना है? ये बना है साइड ए बी एंड साइड बी सी के मिलने से। उसी तरह पे, या द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, एट दैट पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। उस पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है। तो जहाँ पे ए बी और बी सी कहाँ मिल रहे हैं? बी पे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ए सी और बी सी कहाँ मिल रहे हैं? सी पे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। और ए बी और ए सी कहाँ मिल रहे हैं? ए पे, यहाँ एक एंगल बनेगा। ठीक है। ये एंगल्स है। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस तो प्लूरल वर्ड है, उसको आप सिंगुलर में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। सिंगुलर वर्ड क्या यूज होता है उसके लिए? सिंगुलर वर्ड यूज होता है वर्टेक्स। सिंगुलर वर्ड क्या यूज होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है अ पॉइंट वेयर 2 sides of a closed figure meet। एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति के 2 भुजाएं, 2 साइड्स जहाँ पे एक दूसरे से मिलती हैं, उस पॉइंट को, उस बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। तो हियर यू सी, हियर इज अ पॉइंट दैट्स कॉल्ड ए। यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल का डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हो? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप्ड फिगर। हमेशा याद रखिए, ट्राइंगल का डेफिनेशन, इसलिए जो बेस्ट डेफिनेशन हो ऐसे आप लिखेंगे, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप्ड फिगर। पहले तो ये क्लोज होना चाहिए। जैसे मैंने एक 3 साइड्स लिए, केवल आप बोलोगे एक ट्राइंगल होता है जिसमें 3 भुजाएं होती है। ये देखिए, ये 3 भुजाएं, ये ट्राइंगल है। इज इट अ ट्राइंगल? नो। इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजा है। अरे ये पेन भी नहीं चलता है। इसमें भी 3 भुजा है, लेकिन क्या ये ट्राइंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। इसलिए डेफिनेशन को बहुत ही बारीकी से और सही तरीके से लिखना चाहिए। ट्राइंगल, मैं आपके लिए डेफिनेशन एक बार लिखता हूँ और सबको आपको समझना चाहिए। अरे यार, पेन चुनते रहो, फिर वही बात। और ट्राइंगल is a closed shaped figure। इसको आप और अच्छा बनाना चाहें तो आप बीच में ये भी ऐड कर सकते हैं, इसमें 2 डायमेंशनल फिगर, थोड़ा और अच्छा लगेगा। नहीं ऐड किए तो चलेगा, बट ऐड कर दिए तो, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। जब ट्राइंगल को आप 3D में चेंज करोगे तो वो पिरामिड बन जाएगा। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन को और अच्छा बनाना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप्ड 2 डायमेंशनल फिगर, या चाहो तो नहीं भी लिखो तो कोई गम नहीं है। ठीक है। तो ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप्ड फिगर हैविंग 3 sides, 3 angles and 3 vertices। 3
वर्टिसेस, VERTICES, 3 वर्टिसेस। ये ट्राइंगल का एक डेफिनेशन हुआ जो आप बता सकते हो किसी को। 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। ट्राइंगल पर हम एक सेपरेट क्लास लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ट्राइंगल। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं क्योंकि दिस क्लास इज अबाउट द क्लोज शेप फिगर, हम क्लोज शेप पे जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हो गया आपका, क्लोज शेप फिगर है इसमें। अभी हम चलते हैं दूसरे पे। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़ यू हैव वन साइड या वन लाइन यू कैन नॉट मेक अ क्लोज शेप फिगर। 2 साइड से भी नहीं बन सकता। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड फॉर अ क्लोज शेप फिगर दैट इज 3। तो जो 3 साइड से बने उसको ट्राइंगल कहते हैं। अब उसके ऊपर हम जाते हैं 4 साइड से। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साइड्स से क्या बनाया आपने ट्राइंगल। अभी हम आएंगे 4 साइड्स। 4 साइड्स से क्या बनाओगे, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें 4 साइड्स होंगे, एक ये साइड, ये। इसमें भी आप देखोगे वही बात है। मैंने अगर इसको A लिखा, इसको B लिखा, इसको C लिखा, इसको D लिखा, तो इसमें 4 भुजाएं हैं 4 साइड से। कौन कौन सी साइड से, AB है, BC है, CD है, DA या AD, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, 4 एंगल है, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है, और 4 वर्टिसेस भी हैं, 4 कोण भी हैं, इसके 4 पॉइंट भी हैं। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं, इज अ क्लोज शेप्ड फिगर व्हिच इज हैविंग 4 साइड्स। ओनली 4 साइड्स भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। एक क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, एक तरह का चतुर्भुज है जिसकी विपरीत दिशाएं आपस में बराबर होती हैं। जिसकी विपरीत दिशाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए, इसमें अगर आप A B C D, इसमें अगर आप देखेंगे जो AB है और जो CD है वो आपस में बराबर है। उसी तरह से जो AD है और जो BC है वो भी आपस में बराबर है। दूसरा जो आपको पढ़ा दिया जाता है वो ये बताते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों आपस में बराबर है और चारों 90 डिग्री के हैं। ये एंगल, ये जो आपके एंगल्स हैं ना, ये आपस में बराबर है। ये आपस में बराबर है, 90 डिग्री के। मैंने आपको क्या बोला था, रेक्टेंगल इज अ क्लोज शेप, इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि वो क्लोज शेप फिगर है विथ 4 साइड्स। इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मैं केवल साइड्स, एंगल की बात ना करूँ, केवल साइड्स की बात करूँ, इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत दिशाएं आपस में बराबर है। एंड एडजेसेंट साइड्स समझते हैं आप, एडजेसेंट साइड्स मतलब जो अगल बगल की साइड्स है, जैसे AB एंड AD, ये एडजेसेंट साइड्स है ना। AB एंड BC, ये एडजेसेंट साइड्स है। तो मैंने क्या बोला था, इन अ ट्राइंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको दिया, एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजेसेंट साइड्स क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब जो बगल की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे पे लंबवत होती हैं।
इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, ए बी इज परपेंडिकुलर, यही है ना, यही जब परपेंडिकुलर का निशानी ये होता है ना, परपेंडिकुलर टू ए बी। या आप ए बी लिख सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बगल की साइड्स पे जो भी दो की अगल बगल की साइड से एक दूसरे पे लंबवत होंगी, और जब एक दूसरे पर लंबवत होंगी तो उसका मतलब क्या होता है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। लंबवत का मतलब ये होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ही क्या होता है, इफ टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे पे जहाँ वो मिलेंगी दोनों साइड्स, वहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो कितने का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो वही तो ये लिखा हुआ है। तो अगर आप डेफिनेशन रेक्टेंगल का लिखेंगे प्योरली शुद्ध रूप से साइड्स के टर्म में, तो आपका डेफिनेशन यही होगा दैट rectangle is a quadrilateral a rectangle is a quadrilateral in which opposite sides are equal। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है मतलब नहीं होंगे। अपोजिट साइड्स आर, अगर आप बहुत स्पेसिफिक बनाना चाहते हो तो लिखिए इन विच ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स नहीं होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स, ये मैंने डेफिनेशन आपको लिखा है ओनली इन टर्म्स ऑफ साइड्स, एंगल डाला ही नहीं इसमें, एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डेफिनेशन हो जाएगा रेक्टेंगल का इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अगर आप एंगल जानना चाहते हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। आपको पता है जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, तो चारों के चारों एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे, तो वो आपका रेक्टेंगल हो गया। तो उसमें आप एंगल्स के टर्म्स में वैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, केवल साइड्स के टर्म में डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दूसरा क्वाड्रिलेटरल जो आपको पढ़ना और जो आप बहुत फेमस है वो क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में लगभग क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल ही है। अभी आपने रेक्टेंगल पढ़ा था ना, अभी आपने रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसको मैं, ये भैया ए है, ये भैया बी है, ये भैया सी है, ये भैया डी है। रेक्टेंगल में आपने क्या पढ़ा था, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, और बी सी और ए डी आपस में इक्वल है। अभी स्क्वायर में हमने क्या किया, स्क्वायर में हमने एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर दिया, मतलब ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है, तो उससे क्या हुआ, चारों साइड्स इक्वल हो गए। अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थे ही, अभी अगल बगल के साइड्स को भी इक्वल कर दिया हमने। तो जब अगल बगल के साइड्स को इक्वल कर दिया, जब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब चारों आपस में इक्वल हो गए। इससे स्क्वायर का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, स्क्वायर इज a quadrilateral in which all sides are equal। और जब आप क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं इसका मतलब है कि 4 साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगे और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये एक तरह से रेक्टेंगल का एक फॉर्म है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा चिपटा कर दीजिए तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, कि स्क्वायर है। सबका डेफिनेशन हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट क्लोज शेप फिगर, सो वी वोंट गो इनटू डिटेल्स राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी क्वाड्रिलेटर में आप एक और फिगर देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसमें ट्रेपीजियम में क्या बोलते हैं
कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अच्छा, एक क्वाड्रेटर में कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे, कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे? ये वेरी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे चार, एक दूसरे के विपरीत कितने पेयर बनेंगे? देखो ये इसके विपरीत ये है, एक तो ये जोड़ा बन गया, और इसके विपरीत में ये है, दो जोड़ा, दो ही जोड़ा होते हैं। आमने सामने हो ना, विपरीत मतलब, विपरीत का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मीनिंग होता है एकदम खिलाफ होना, बट जब मैथ्स में आप पढ़ोगे विपरीत का मतलब उसके सामने होना। तो चतुर्भुज में चार भुजा है तो दो जोड़ा बनेगा। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी सी डी, ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर PAIR, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, दूसरा पेयर नहीं होता। ये देखो, अगर आप ये AD और BC को आगे की ओर बढ़ाओगे ना ऐसे, तो सब माउ जाके एक दूसरे को ये काटेंगे। मान लो काटा उन्होंने E पे, तो EDC एक ट्रायंगल हो गया। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? अरे मीट यार, ड्रामा ही बहुत है इन सब साइड्स का। जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखिए एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल को आप बाद में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। इसको बीच से काटिए, लेकिन ऐसे काटिए कि ये जो किसी भी साइड्स के पैरेलल काटना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, पैरेलल ड्रॉ किया है। तो ये जो लाइन है वो AB को मान लीजिए D पे काट रही है और AC को E पे काट रही है। तो आपका जो ये फिगर बना, अरे भैया लिख दे यार, BC, यहाँ पे है E और यहाँ पे है D। ये जो शेप बना ना, ये ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। पैरेलल होना चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, ये उसका कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी साइड से ट्रायंगल को काटना है, आप ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन ऐसे जब काटेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं लिख देता हूँ P, इस पॉइंट को लिख देता हूँ Q। यहाँ पे जो PQBC बना, PQBC क्या है? ट्रेपेजियम है? नहीं है। वाई? बिकॉज PQ जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तिरछा काटा है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल चार साइड से, उसमें ये कंडीशन है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, वो पैरेलल होने ही चाहिए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। इसलिए तभी जाकर उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात? चलिए एक और क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। उसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है, अभी आपने स्क्वायर पढ़ा, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वेरी गुड, वो स्क्वायर होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। जैसे आप बुक है, बुक को आप सीधा खड़ा रखिए, सीधा खड़ा कीजिए बुक को, और उसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। तो इसको मैंने क्या किया, ये जो बेस है ना, इसको मान लीजिए मैं ए, अरे दादा नखरे पकड़ा कि नहीं, इसको मैंने लिखा ए, इसको मैंने लिखा बी, इसको लिखा सी, इसको लिखा डी। ए बी को अपनी जगह पे रखा, बाकी हिस्से को थोड़ा सा झुका दिया, टिल्ट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, देखिए
अभी डी आपका यहाँ आ गया और सी आपका यहाँ चला गया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, यानी कि मैंने इसको ऐसे कर दिया। बी को कुछ नहीं किया, जैसे किताब को आप खड़ा कीजिए और थोड़ा सा झुका दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, अभी भी आपको तो पहले से पता है कि ये ऑल साइड्स आर इक्वल, साइज तो इक्वल ही है क्योंकि चीज़ तो वही है, उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, झुका दिया है। तो इसमें रोम्बस से क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल जैसे स्क्वायर में होता है। बट अभी क्या हुआ, अभी एंगल चेंज हो गया। अभी ये क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। आप मैं आगे हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हम पढ़ेंगे, न्यू, है ना। तो उसमें हिसाब से आपको पता है ये एक्यूट एंगल बन गया, ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ये भी एक्यूट एंगल बन गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। तो कोई भी 90 डिग्री नहीं है, कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल बट दे आर नॉट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो गए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो रोम्बस हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसमें वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसी को रोम्बस कहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जब हम क्वाड्रिलेटर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। क्लोज शेप में मोस्टली आपको इन्हीं दो क्लोज शेप के बारे में, एक और क्लोज शेप के बारे में पढ़ना होता है, मैं बताऊंगा, पढ़ना होता है। एक तो ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में टाइप्स ऑफ क्लोज शेप आप पढ़ते हैं। अभी अगर 4 साइड्स हो गए, अगर आपने 5 साइड्स कर दिए तो उसको पेंटागन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। 5 साइड्स कैसे बना सकते हो? कैसे ही बना सकते हो, आपकी मर्जी। या इसको ऐसे बनाओ, ये देखिए एक पेंटागन बन गया, 1 2 3 4 5 पेंटागन। हेक्सागन में क्या होगा? 6 साइड्स होगा, ऐसे ही बना सकते हो हेक्सागन। ये 6 साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। सेप्टागन में 7 साइड, एक्टागन में 8 साइड, ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन उतना हमको जाना नहीं है। अभी देखिए एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं, सीधी रेखा में जाएंगे, सीधा रोड है, सीधा जा रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मस्ती में जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप जा रहे हो आगे, टर्न आ गया, आप टर्न लोगे, घूम जाओगे। फिर एक अलग सिचुएशन में क्या है, आप जा रहे हो आगे, टर्न आ गया, घूमे, फिर टर्न आ गया, ठीक है। फिर एक और सिचुएशन लेते हैं, और वो सिचुएशन क्या लेते हैं, जा रहे हैं, टर्न आ गया, फिर एक टर्न आ गया, फिर टर्न आया, फिर टर्न आया, फिर टर्न आया, टर्न आते जा रहा है। फिर एक सिचुएशन में जा रहे हैं, टर्न आया, फिर 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 टर्न आया, कंटिन्यूस टर्न आते जा रहे हैं। यहाँ पे टर्न से मतलब है आपका नंबर ऑफ साइड्स। मैं जब टर्न की बात कर रहा हूँ तो टर्न का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना टर्न आते जाएगा। जैसे आप देखिए ट्रायंगल, आप यहाँ से चले, एक टर्न लिया, फिर आया, फिर एक टर्न लिया। क्वाड्रिलेटर में टर्न आपके क्या हो गए, बढ़ गए। पेंटागन में फिर टर्न बढ़ेगा। वैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे ना तो लेंथ ऑफ साइड्स जो होगा, ये साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स जो होगा ना, ये घटते जाएगा। आप क्या करो, एक लंबा धागा लो, एक धागा लो, धागा का लेंथ से फिक्स है, एक धागा लो, उस धागे को मोड़ के ऐसे ट्रायंगल बना दो, ठीक है। उस ट्रायंगल का लेंथ निकालो, फिर उसी धागे को ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दो या क्वाड्रिलेटर बना दो, फिर एक साइड्स का लेंथ निकालो, फिर उसी धागे को पेंटागन बना दो, फिर एक साइड का लेंथ निकालो। आप देखोगे एक क्वाइट नेचुरल है
कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे लेंथ ऑफ साइड्स क्या है, छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी और बढ़ाते जाओगे ऐसे करते करते अब इनफाइनाइट टर्न्स बनाइए। कितने टर्न्स? इनफाइनाइट, अनगिनत टर्न्स। जब आप अनगिनत टर्न्स बनाएंगे ना तो एक नया शेप आपको देखने को मिलेगा, और उस नए शेप को क्या बोलेंगे? उस नए शेप को बोलते हैं सर्कल। ये क्या है? सर्कल है, वृत्त। इसमें एक्चुअली क्या है, हर जगह पे टर्न है, इतना टर्न है बेचारा कि गोल हो गया है। इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है, बहुत से बच्चों से जब मैं पूछता हूँ या बात करते हैं, बहुत से लोग पूछता हूँ कि एक वृत्त में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, है ना, पेंटागन में 5 भुजाएं हैं, तो वृत्त में कितनी भुजाएं हैं? तो बहुत लोग बोलते हैं इसमें भुजा ही नहीं होती। अरे भैया, बिना भुजा का क्लोज शेप कैसे बनेगा? ये भी तो एक क्लोज शेप है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की जरूरत है। क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत पड़ती है? 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है। 3 साइड्स, यू नीड 3 साइड्स, जिससे ट्रायंगल बनता है, जो पहला क्लोज शेप है। एक भुजा भी हो तब भी क्लोज शेप नहीं बनेगा, 2 भुजा भी हो तब भी क्लोज शेप नहीं बनेगा। और आप कहते हो वृत्त में कोई भी भुजा नहीं होती, फिर कैसे बन गया क्लोज शेप? हाँ, तो एक्चुअली ट्रायंगल को अगर आप डिटेल में देखो, बहुत माइन्यूटली देखो, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप विथ इनफाइनाइट साइड्स। इसमें इनफाइनाइट साइड्स होती है, इतनी साइड्स होती है कि हम गिने नहीं पाते, इनफाइनाइट साइड्स, ये याद रखिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लोज शेप का जो पहला स्तर है, जो प्रथम द फर्स्ट लेयर है, वो कौन सा है? ट्रायंगल। और जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है? सर्कल। ये शुरुआत है और ये अंत है क्लोज शेप का 2 डायमेंशन में। इसलिए शुरुआत और अंत, इनका आपस में बहुत ही खास रिलेशन है। ज्योमेट्री में ये जो आप इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर पढ़ोगे, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल एंड ट्रायंगल, कि इतना बेजोर है और इतने क्वेश्चंस इससे बनते हैं और इतना दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इनके बीच का रिलेशंस इतना ज़्यादा है कि यू विल बी अमेज्ड। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो therefore a circle is also a closed shape figure with infinite sides. This is what you should understand. हालांकि जब आप मैथ्स की बुक में डेफिनेशन देखते हो सर्कल की, तो वो सर्कल का डेफिनेशन क्या लिखते हैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ मैथ्स की बुक का, फिर मैं बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ all points on a plane, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हालांकि ये भी समझ जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which are equidistant, इधर है equidistant from a fixed point in the same plane, ये पॉइंट है, ये डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड सर्कल। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इससे समान दूरी पे यहाँ एक पॉइंट है, 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 ऐसे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से बराबर दूरी पे, इक्विडिस्टेंट पे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो जो शेप बनेगा उसको सर्कल कहते हैं। ये डेफिनेशन हमको बताया जाता है, नॉट बैड। तो कलेक्शन ऑफ, जब इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन मतलब जैसे इस प्लेन पे है, वो प्लेन जब आप लेवल में आएंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, छोड़िए उसको। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट इन द सेम प्लेन को हटा देंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि उन सभी बिंदुओं का मिलन जो एक खास बिंदु से, एक फिक्स बिंदु से
समान दूरी पे हैं उन सभी बिंदुओं का मिलन को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और इस फिक्स बिंदु को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, या सेंटर टू द सर्कल, टू द सर्कल। ठीक है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है हमारी, जाने दो। सेंटर टू द सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। कोई बोले कि सर्कल में एक भी साइड्स नहीं होता तो उसको बताइए भैया, अगर एक भी साइड्स नहीं होगा तो क्लोज शेप नहीं बनेगा। क्लोज शेप बनने के लिए उसमें साइड्स होने का बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये था हमारा क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास था अबाउट क्लोज शेप। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, स्टार्टिंग विद द स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देन वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, and then we study about the properties of circle and relationship between quadrilateral and circle and triangle and circle, very important। ठीक है, इसी में आपका आधा से ज़्यादा ज्योमेट्री है। ओके, तब तक अच्छा लगा हो तो बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।